वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं 2.5 अ प्ले पार्ट 2 का इंग्लिश वर्कशॉप। मुझे उम्मीद है आपने इसका लेसन एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने बहुत आसान जुबान में लेसन को उर्दू हिंदी में समझाया है। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। लिस्ट द कैरेक्टर्स दैट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पार्ट ऑफ द प्ले। राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। वो कौन से किरदार हैं जो हमारे जो प्ले है उसके दूसरे हिस्से में नज़र आते हैं, उनके बारे में 1 या 2 लाइन लिखिए। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है गोल्डस्मिथ, यानी जो सोनार। गोल्डस्मिथ, he was responsible for making ornaments for the money lender's daughter and the queen. He was upset because he was being blamed for something he wasn't responsible for and was being punished merely for following the king's orders. तो जो गोल्डस्मिथ है, जो सोनार है, वो साहूकार की बेटी और मलिका के लिए जेवर बनाने का जिम्मेदार था। वो इस बात से नाराज था कि उसे किसी ऐसी चीज का इल्जाम दिया जा रहा था जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था, और सिर्फ बादशाह के हुक्म की पैरवी करने पर उसे सजा दी जा रही थी। दूसरा किरदार है हैंगमैन, एन एग्जीक्यूशनर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंगिंग कॉन्विक्ट्स struggled to tie a proper noose that would fit the goldsmith's neck, despite it being his job to carry out executions. हैंगमैन कौन है? जल्लाद। एक जल्लाद जो मुजरिमों को फांसी देता है। हालांकि उसका काम मुजरिमों को फांसी देना था, लेकिन वो सोनार की गर्दन के लिए सही तरीके से फंदा बांधने में नाकाम रहा। तीसरा कैरेक्टर कौन सा है? वो है सेज। The sage, the wise sage of Gangor forest, came up with a smart plan to save his disciple from being hanged. He tricked the foolish king and made his plan work. घनघोर जंगल के अक्लमंद बाबा ने अपने शागिर्द को फांसी से बचाने के लिए एक होशियार मंसूबा बनाया। उसने बेवकूफ बादशाह को चालाकी से धोखा दिया और अपना मंसूबा कामयाब कर लिया। Say whether the following sentences are true or false. जो नीचे हमें जुमले दिए गए हैं वो सही है या गलत, ये हमें बताना है। द गोल्डस्मिथ ब्लेम्ड द किंग फॉर द डिले इन हिज वर्क। सोनार ने राजा पर, बादशाह पर इल्ज़ाम लगाया था उसके काम की देरी के लिए। ये सही है या गलत? ये बात सही है, क्योंकि उसने कहा था कि जो बादशाह हैं उन्होंने हुक्म दिया था कि जब तक मलिका के जेवर तैयार नहीं होते और दूसरे काम नहीं किए जाएंगे। The king thought that the goldsmith had a good reason to delay the daughter's work. तो बादशाह ने ये सोचा था कि जो वजह सोनार ने दी है वो सही वजह है, जो मनी लेंडर की, यानी जो साहूकार की बेटी है, उसके काम में देरी होने की वजह जो उसने दी थी। लेकिन क्या ये सही है या गलत है? ये बात गलत है, क्योंकि राजा ने उसकी दलील नहीं मानी थी और उसे सज़ा दी थी। द गोल्डस्मिथ वॉज हैंग्ड। सोनार को फांसी दे दी गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि एन वक्त पर क्या हुआ था, जो बाबा थे वो हाजिर हो गए थे। फोर्थ, द नूज डिड नॉट फिट द गोल्डस्मिथ्स नेक। जो फंदा उसने तैयार किया था जल्लाद ने, वो सोनार की गर्दन में नहीं बैठा था। ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है। द नोज डिड नॉट फिट द डिसाइपल्स नेक। जो शागिर्द था उसके गले में फंदा नहीं बैठा था। ये सही है या गलत? ये बात गलत है, क्योंकि उसके गले में वो फंदा बैठ चुका था। द सेज वॉन्टेड टू डाई ऑन दैट डे। उस दिन जो बाबा थे उन्हें मरना था। वो चाहते थे कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। क्या ये सही बात है या गलत? तो ये बात गलत है। वो सिर्फ नाटक कर रहे थे, वो सच में मरना नहीं चाहते थे। द सेज वॉन्टेड टू सेव हिज डिसाइपल। तो जो बाबा थे उन्हें अपने शागिर्द को बचाना था, उनका जो स्टूडेंट था, जो डिसाइपल था, उन्हें बचाना था। तो ये बात सही है। द किंग वॉन्टेड टू बी किंग अगेन इन हिज नेक्स्ट बर्थ। जो बादशाह था उसे अपने
अगले जन्म में भी बादशाह बनना था। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। Write any 3 instances of funny rules and twisted logic used in अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में मज़ाइका खेज कवानीन और उल्टी मनती के 3 वाक़यात लिखिए। Here are a few examples of funny rules and twisted logic used in अंधेर नगरी. In the first part of the play, the thief blamed the merchant for his friend's death for having weak walls in his house, even though they were doing crime in his house. तो ऐसा फ़नी इंसिडेंट कौन सा है, फ़नी वाक़या कौन सा है कि जब पहले हिस्से में चोर जो है वो सौदागर पर इल्ज़ाम लगा रहा था अपनी दोस्त की मौत का, कि सौदागर के घर की जो दीवारें थी वो कमज़ोर थी इसलिए वो मर गया। लेकिन असल में क्या हो रहा था कि वो तो वहाँ पर एक गुनाह कर रहे थे, वो चोरी कर रहे थे। तो इल्ज़ाम किस पर लगना चाहिए था? चोर पर, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। Second, when the noose didn't fit the goldsmith's neck, the king instructed the hangman to hang anyone with a neck that suited the noose instead of fixing the noose. और दूसरा यहाँ पर क्या किस्सा था कि जब फंदा सोनार की गर्दन में नहीं बैठता है तो बादशाह जो है वो जल्लाद से कहते हैं कि जिसकी गर्दन में वो फंदा बैठता है उसे फांसी पर चढ़ा दी जाए। हालांकि उन्हें क्या करना चाहिए था कि उस फंदे को ठीक करने के लिए कहना चाहिए था। तीसरा किस्सा, द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू हैंग हिम इमीडिएटली सिंस ही डिजायर्ड टू बी अ किंग इन हिज नेक्स्ट लाइफ एज वेल नॉट रियलाइजिंग हिज किलिंग हिमसेल्फ। और तीसरा ये था कि जब जो बाबा है उन्होंने बोला था कि आज जो फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, तो बिना सोचे समझे जो राजा है इस लालच में कि वो अगले जन्म में भी राजा बनना चाहता है, उसने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लिस्ट द प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स यूज्ड इन द प्ले। ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे और कहावतें यहाँ पर बताइए। The proverbs and sayings used in the play are listed below. ताका सिर भाजी, ताका सिर खाजा। तो इसका क्या मतलब था कि जितने दाम में भाजी बिक रही है उतनी ही दाम में जो मिठाई है वो भी बिक रही है, यानी सब कुछ जो है एक दाम में बिक रहा है। अ लाइफ फॉर अ लाइफ, जान के बदले जान। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ से इनकार। एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, अमल अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज में बोलते हैं। रीड द एंटायर प्ले एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लेम गेम फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। तो ब्लेम गेम का क्या मतलब होता है? इल्ज़ाम तराशी। इल्ज़ाम तराशी का खेल वो सूरत हाल है जिसमें लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, किस पर लगाए और क्यों लगाए, वजह क्या दी, ये सब यहाँ पर हमें लिस्ट करना है। तो सबसे पहले जो चोर है वो किसे ब्लेम करता है? ओनर ऑफ द हाउस, घर मालिक को। क्या कहकर? कि उसने जो अपनी घर की दीवार है वो मजबूत नहीं बनवाई। फिर जो साहूकार है वो मिस्त्री पर इल्ज़ाम लगाता है, ब्रिक लेयर पर, ये कह के कि उसने जो दीवार है वो लापरवाही से बनाई, कमज़ोर दीवार बनाई। फिर जो ब्रिक लेयर है वो मोटार मेकर पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जो गारा है, जो मसाला है वो ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल किया। फिर मोटार मेकर पॉटर पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जो बर्तन है उसका मुंह बहुत बड़ा बना दिया था। फिर पॉटर मनी लेंडर की बेटी यानी जो साहूकार की बेटी है उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी पायल की आवाज़ से जो है उसका ध्यान भटकाया। फिर जो बेटी है वो सोनार पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसके गहने जो है वक्त पर नहीं दिए जिसकी वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा था। और फिर सोनार जो है आखिरकार वो राजा पर इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि राजा ने ही उसे हुक्म दिया था कि सारे काम साइड में रख दो और जो मलिका है उनके गहनों पर काम करो।
Form groups. Translate one page of the play into your mother tongue as a group activity. Gather the pages translated by different groups and prepare a translated script of the entire play. तो हमारा जो ड्रामा है, जो प्ले है, वो अंग्रेजी में है। तो आप ग्रुप बनाइए और हर एक ग्रुप को टास्क दिया गया है कि वो उससे अपनी मदर टंग में, जैसे अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप उर्दू में इसका तर्जुमा लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने जो सबसे पहला पेज है उसका यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिया है, इसी तरह बाकी सारे बच्चे करेंगे और आप फिर उर्दू में इस प्ले को पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 8। अब मैं 6 से 8 पर डायरेक्टली इसलिए आई हूँ क्योंकि जो सवाल नंबर 7 है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका समझना आपको पहले ज़रूरी है, जो सवाल नंबर 8 में समझाई गई हैं, जैसे स्ट्रेस, इंटोनेशन। ये जो अल्फाज हैं इनका मतलब आप पहले समझ जाएंगे तो आप जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे और बेहतर समझेंगे। Look up the following entries in the language study pages given at the end. Stress, intonation, sound, consonant and vowel. तो आपकी जो किताब है आखिर में जो है ग्रामर की काफ़ी सारी मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। उनमें से जो ये वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं उनका जो मतलब है वो आपको ढूंढ के निकालना है कि वहाँ पर क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या लिखा है? स्ट्रेस इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड व्हेन प्रोनाउंसिंग और सेइंग अ वर्ड और सिलेबल। तो जब किसी लफ्ज़ को आपको बोलना है और उस पर आप किसी ख़ास हिस्से पर या ख़ास लेटर पर ज़ोर दे रहे हैं, तब हम स्ट्रेस ऐसा कहते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस मतलब ज़ोर लगाना, लफ्ज़ या जुमले के किसी हिस्से पर ज़ोर देना। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिया गया है वर्ड इंग्लिश। तो जब हम इंग्लिश कहते हैं तो इंग पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इंग इज स्ट्रेस्ड इन द सेंटेंस से इट इन इंग्लिश। द वर्ड इंग्लिश इज स्ट्रेस्ड। तो अब जैसे पूरा अगर जुमला है कि इंग्लिश में बोलो, तो आप जोर किस बात पर देना चाहते हैं कि कौन से ज़बान में बोलना है। इसलिए जो इंग्लिश वर्ड है हम उस पर ज़्यादा जोर देंगे कि से इट इन इंग्लिश। दूसरा वर्ड कौन सा है? इंटोनेशन। The rise and fall of voice that adds meaning to what is said. तो इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। राइज एंड फॉल मतलब बोलने में आवाज़ की ऊंचाई और नीचाई जो जुमले में मानी को बदल सकती है। तो कैसे बदल सकती है? फॉर एग्जाम्पल द वॉइस rises or goes up at the end in you need coffee to show that it is a question. तो अब ये एक जुमला है, यू नीड कॉफ़ी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो ये एक सादा सा जुमला भी बन सकता है। यू नीड कॉफ़ी अगर मैं सिर्फ सिंपली कहूँ तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसको अगर सवाल के तरीके से पूछना चाहती हूँ तो मैं ऐसे कहूँगी, यू नीड कॉफ़ी। तो यहाँ पर जैसे मैं उससे सवाल पूछ रही हूँ तो सामने वाला जो सुन रहा है उसे भी पता चलेगा कि ये मुझे सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। तो आवाज़ की ऊंचाई और नीचाई से इतना फ़र्क पड़ जाता है। तीसरा है साउंड। अ साउंड इज समथिंग दैट यू हेयर। तो आवाज़ क्या है? आवाज़ जो बोलते वक्त पैदा होती है। तो जो आवाज़ कैसे निकल रही है उस पर भी जो है हमारा जो डायलॉग होता है, जब हम नाटक करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो चौथा वर्ड है कॉन्सोनेंट और पांचवा वर्ड जो है वावल, इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तब आप उसे आसानी से समझेंगे। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। तो जैसे उर्दू में हुर्फ़े इल्लत, ये कौन से हुरूफ होते हैं? अलिफ, वाव और ये। इसी तरह हुर्फ़े सही, जो बाकी के जो हुरूफ हैं उन्हें हम हुर्फ़े सही कहते हैं। और हिंदी में स्वर किसे कहते हैं? ये जो हमारे लेटर्स हैं उन्हें कहते हैं, जो ये अक्षर है उन्हें कहते हैं, और जो बाकी के हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं।
तो जैसे ये हुर्फ इल्लत है, जैसे ये स्वर है, इसी तरह ये इंग्लिश में A E I O U को हम वावल्स कहते हैं। और जैसे ये व्यंजन है, जैसे ये हुर्फ सही है, इसी तरह इंग्लिश में जो ये बाकी के लेटर्स हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो हमने अभी टेबल में देखा कि वावल जो होता है वो A E I O U होते हैं और जो बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कंसोनेंट अ स्पीच साउंड, इसी तरह वाल को भी एक स्पीच साउंड कहा गया है। तो स्पीच साउंड क्या होता है? यानी जब हम ज़बान के हर्फ या अल्फाज को मुंह, हलक और ज़ुबान की मदद से जब अदा करते हैं तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती है उसे स्पीच साउंड कहा जाता है। जैसे हिंदी में उसे ध्वनि कहा जाता है। वाल के लिए क्या लिखा है कि अ स्पीच साउंड यू मेक विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ योर माउथ और थ्रोट। तो ये जो स्पीच साउंड है, जैसे A E I O U बोलते वक्त कैसे साउंड निकलता है? ऐसे साउंड निकलता है कि आपका जो मुंह है उसका हिस्सा बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बगैर उसे बंद किए ये आवाज़ निकलती है। और जो थ्रोट है यानी गले पर भी जो है कोई ज़ोर नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो आवाज़ें होती हैं उन्हें हम वाल कहते हैं। और जो बाकी के लेटर्स हैं उनमें किसी न किसी तरह जो है, जो हमारा मुंह होता है वो या जो ज़बान होती है उस पर असर पड़ता है। जैसे इन तस्वीरों पर गौर करिए कि अब ये बच्चा जो है ये ए कह रहा है, इसका मुंह देखिए कैसे खुला है। ये बच्ची ई कह रही है, जो मुंह है वो बंद नहीं होता है। ये आई है, आई में भी देखिए कैसे उसका मुंह खुला हुआ है। ओ में और यू में भी। तो यहाँ पर जो है, जो मुंह है वो किसी भी तरीके से बंद नहीं होते हैं। अब यहाँ वाल के लिए एक और चीज़ लिखी गई है। द लेटर वाई टू समटाइम्स स्टैंड्स फॉर अ वाल। तो अ, वैसे तो ये सिर्फ 5 लेटर्स को ही हम वाल कहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वाई का भी इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ये स्काई। तो यहाँ पर देखिए ये वाई जो है ये आई का साउंड निकाल रहा है, क्योंकि अक्सर देखिए कि कोई भी जो वर्ड होता है वह वाल के बगैर कंप्लीट नहीं होता है। हर एक वर्ड में कोई ना कोई एक वाल होता ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए SKY में जो है वाई जो है वो वाल का काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम क्राई लिखें तो उसमें भी देखिए कि कोई दूसरा वाल नहीं है, तो वाल का काम कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक क्लास एक्टिविटी है, जिसमें आपको जो आपका ड्रामा है उसकी लाइनें पढ़नी है। लेकिन किस तरीके से पढ़नी है उसके कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है मीनिंगफुल रीडिंग, टेकिंग प्रॉपर पॉजेस। यानी जो है बामानी पढ़ना, यानी कि सही मीनिंग जो है उसका जो मतलब है वो समझ कर पढ़ना, ताकि जो सामने वाला जो सुन रहा है वो भी उसको ठीक तरीके से समझे। और टेकिंग प्रॉपर पॉजेस, मुनासिब वक्फे लेना। ब्रेक ब्रेकिंग द स्पीच इनटू मीनिंगफुल चंक्स, जो तकरीर है उसे बामानी हिस्सों में तोड़ तोड़ कर जो है समझ कर हमें सामने वाले को भी समझाना है। यूजिंग सूटेबल इंटोनेशन, यानी मुनासिब जो है आवाज़ का उतार चढ़ाव ध्यान में रखते हुए आपको वो आपका डायलॉग बोलना है। स्पीकिंग क्लियरली, साफ बोलना। गुड प्रोनंसिएशन, अच्छे तलफ़ुज़ का इस्तेमाल करना। यूजिंग इंग्लिश साउंड्स एंड स्ट्रेस पैटर्न्स, अंग्रेज़ी की जो आवाज़ें हैं, ज़ोर देने का जो अंदाज़ है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको आपका डायलॉग बोलना है। प्लेजेंट एंड कॉन्फिडेंट अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर्स, स्पीकर खुशगवार और पुरएतमाद अंदाज में बोले। Note the way the dialogue in the play is presented. Look up the word colon in the language study pages and note how it is used in the play.
तो जो कोलन है उसका इस्तेमाल हमारे प्ले में कैसे हुआ है ये हमें समझना है। उन्होंने पहले कहा है कि आप आपकी जो बुक है उसमें जो लैंग्वेज स्टडी का जो आखिरी हिस्सा है उसमें क्या लिखा गया है कोलन के बारे में ये पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए कोलन का इस्तेमाल कैसे होता है। फर्स्ट, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एग्जाम्पल्स। तो अगर किसी लिस्ट को लिखना है या किसी मिसाल को लिखना है जो एक से ज़्यादा हो तो हम कोलन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे वी नीड द फॉलोइंग, अ पेन, अ पेंसिल, अ रूलर एंड अ पीस ऑफ पेपर, कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर हम कोलन डालते हैं और उसके बाद में जो हमारी लिस्ट है वो लिखते हैं। इसी तरह एक और मिसाल दी गई है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, कि वोल्केनोस के 3 किस्में होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है साफ जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम कुछ एक मैसेज दे रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की किस्में होती हैं और फिर हम उन चीज़ों को प्रॉपर्ली लिस्ट करते हैं। दूसरा इस्तेमाल दिया है बिटवीन टू क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस। दो अलग अलग जुमले हैं लेकिन दोनों में बहुत ही खास कनेक्शन है, तो यहाँ पर हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैड ओनली वन गोल टू विन द रेस, कि उसका एक ही मकसद था रेस को जीतना। अब देखिए ये दोनों जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ही हैड ओनली वन गोल, तो अगर ये सेंटेंस ना हो या अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो हमें लगेगा कि इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें कनेक्शन भी बताना है और सफाई के लिए हमें इन्हें अलग अलग भी रखना है, तो हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा क्या है, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, द स्पीच ऑफ अ कैरेक्टर इन अ प्ले, जिसका हमने हमारे ड्रामे में इस्तेमाल किया है कि जब भी हमें ये बताना हो कि इसके आगे किसी इंसान का डायलॉग है तब हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला गार्ड, तो उसका अब आगे डायलॉग आने वाला है तो यहाँ पर हमने कोलन का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ब्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। तो नीचे हमें लिस्ट दी गई है, बहुत सारे वर्ब्स हैं और उन्हें अलग अलग जो कॉलम्स है उनमें सेपरेट करके लिखना है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। अगर ये आपको समझना है इन्हें अच्छे से तो ये हमारा जो वीडियो है हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें आप समझ पाएंगे कि ये वर्ब्स अलग अलग क्यों हैं और अलग कैटेगरी में इन्हें डालने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।